कौन है? मैं नहीं जानता। 23 साल में भगत सिंह शहीद हो गए थे। इस लड़की का टिकट किसने लिया था? कोई था साथ में? शायद अकेली थी। घर कब से बंद? सर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई आगे नहीं बढ़ेगा साला। मतलब ये कि 23 साल में उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। अब तुम 23 साल में क्या कर रहे हो बे? कुत्ते ने पूरा गांव घेर रहा है। पुलिस लग गई। हाँ। ये 6,000 तुमको मिल रहा है ना, ये मुफ्त में मिल रहा है, कायदे से ये भी नहीं मिलना चाहिए तुमको। भाईजान क्या है ये? अब किसको उठाकर लाए? भाईजान इत्तला के मुताबिक तो गाड़ी में गोरे ही होने थे। काय जब चचा ढूंढते रहे तो तुम लोग ननियाल में खूब मजे करते रहो, और जब पुलिस ने डंडा करो तो भागे भागे चले जाए। अरे तुम फिशिंग के लिए कोई एज लिमिट थोड़ी होता है। अच्छा वर्षा जी भी आई हुई है। अरे मुन्ना, नोटन की माला। दोस्ती इसलिए इतना सेंटिमेंटल हो रहे हो ना? क्या बात को ना घुमाइए मत। यही कही हमने चचा, इसने मरवावे को पूरा प्लान बना के रखो है। बौरा गया होगा ये। आज रोको सुविधा चचा, आज तो गांव को एक जानवर भी ना छोड़ेगा हम। चुप जा। ये जागे ट्रेन तुम्हारे नाम पे है? हम अपने हाथ के छाला से तरकस को संभालेंगे। दोनों को ढूंढता हुआ था तो चमड़ी पिघला कर और मैं दोनों के साथ आवाज दो। आज हम हैं सतना जिले के एक छोटे से गांव में, लेकिन गांव छोटा है और हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो बहुत बड़ी हैं। नवोदय परिवार के एक सदस्य हैं जिनको आप निश्चित तौर पर पहचानते होंगे। इन्होंने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक अच्छा बड़ा मुकाम हासिल किया है और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में भाई साहब हैं। मैं उनका छोटा सा परिचय देता हूँ। जवाहर विद्यालय पूर्णिया बिहार से पास आउट है 98 बैच के, और उन्होंने पान सिंह तोमर, रात अकेली है जैसे शानदार अभिनय के छाप छोड़े हैं अपने उन सारे प्रोजेक्ट्स पर। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, छोटी से छोटी बड़ी सी बात, पर्सनल लाइफ भी जानेंगे और प्रोफेशनल लाइफ भी जानेंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले सारे भैया बहनों और हमारे मित्रों का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया, खास करके जो अभी यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने। महानुभाव क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र भाई। देखिए लानत है, मुझमें लानत आनी चाहिए क्योंकि ये योगेंद्र भाई को हम नहीं बाय नेम नहीं जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। तो आप और डॉक्टर साहब जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं उनका भी साधुवाद है। और पूछिए। पहला सवाल भैया, सबसे पहले जो हर इंटरव्यू में बातचीत में पूछा जाता है, आपका सफर पूर्णिया से लेके बॉलीवुड तक रहा, बॉम्बे तक रहा, और उसमें जो अलग अलग उतार चढ़ाव भी आए होंगे। एक छोटा सा जो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो बचपन होता है, पर्सनल लाइफ पे जानते हैं। बचपन आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, आप कहाँ पर थे और इस नवोदय के पहले आपका जीवन क्या कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। बिल्कुल, जैसा कि योगी भाई ने बताया कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है और मुझे और मुझ जैसे शक्ल सूरत वाले लोगों को देख करके और खास करके इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में देख करके उन लोगों को लगता ही है, पहला सवाल यही आता है कि भाई यार वो भी बिहार से एक छोटे से गांव से उठ करके यहाँ पे कैसे आप मतलब सरवाइव कर पा रहे हो, कैसे जो है जो भी थोड़ा बहुत मैंने नाम कमाया वो कैसे अर्जित किया है, ये सब की उत्सुकता ये होती है। तो मैं ये उत्सुकता यहाँ भी क्लियर कर दूँ और मुझे बताने में बहुत ही आनंद आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा बचपन, मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। गाँव का नाम है कस्बा और ये पूर्णिया बिहार में है। और मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरी माता जी शिक्षिका थी और जिसकी वजह से हमारे घर का जो है वो पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में
हमारे पास शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके थ्रू जो है अपनी किस्मत की भाग रेखा बदली जा सकती है, और हमारे पास उसके अलावा कोई संसाधन है नहीं अपनी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को चेंज करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए या अपने आप को समृद्ध करने के लिए शिक्षा ही हमारे पास एक वेपन है। तो माँ शिक्षिका थी, तो उन्होंने हमें हमारी शिक्षा दीक्षा पर काफ़ी जोर दिया, मेरे माता पिता दोनों ने। सो उस लिहाज से मेरे बड़े भाई साहब जो है वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं दिल्ली में, और उसके बाद जो मेरी सिस्टर है, और भैया बहनों को बता दूं कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी नवोदय से पास आउट है, सेम नवोदय विद्यालय पूर्णिया बिहार से, और वो अभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। उसके बाद मेरा छोटा भाई भी, वो भी नवोदय से पास आउट है। सो और ये आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई, इसका मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो और मेरी माता जी जो है सामान्य शिक्षिका हैं, सरकारी स्कूल में थी, तो उनका खर्च वहन करना बड़ा मुश्किल होता था। और ये बहुत हार्ड कोर सच्चाई आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि ड्यू टू नवोदय, अभी जहाँ भी हमारी फैमिली खड़ी है वो ड्यू टू नवोदय है, क्योंकि हम तीनों भाई बहन नवोदय में पढ़ रहे थे, तो उसका जो भी खर्च बचता था वो भैया जी की पढ़ाई में लगा, और तभी ये संभव हो पाया। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद एक टैलेंटेड बंदा उस चीज़ से महरूम रह जाता जो वो डिज़र्व करता था। तो थैंक्स टू नवोदय, थैंक्स टू नवोदय फैमिली, इनफैक्ट राजीव गांधी सर। और मेरी जो स्कूली शिक्षा दीक्षा हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक टीचर का बेटा हूँ, तो मेरी नवोदय आने के पहले जो मेरी शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में हुई, और सरकारी स्कूल का जो हाल है अभी तो थोड़ा बहुत सुधर गया हमारे ज़माने में, इस अराउंड 90s की बात मैं कर रहा हूँ। सो वैसे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, माता जी जिस स्कूल में पढ़ाती थी उन्हीं के साथ में जाता था स्कूल। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो शांति निकेतन के तर्ज पर आम के पेड़ के नीचे झल्ला होता है, बोरा चट्टी जिसको बोलते हैं, वो बिछा करके उसके पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ 5th स्टैंडर्ड तक। देन जो भी कायाकल्प हुआ है मेरी लाइफ में उसका सारा, और इनफैक्ट मेरी फैमिली के में जो भी कायाकल्प हुआ उसमें उसका सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो नवोदय विद्यालय का है। फर्स्ट टाइम मुझे नवोदय विद्यालय आने के बाद पता चला कि भाई यार, ये आर्ट, पेंटिंग, मतलब म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, आर्ट भी, पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है, इनफैक्ट जो खेल कूद है वो भी एक सब्जेक्ट है, और हम बाकायदा ये वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मुझे लगा यार, मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया था कि आज खेल कूद और पढ़ाई लिखा आर्ट गुरुओं के बदौलत है, वहाँ की म्यूज़िक टीचर और जो भी आर्ट एंड कल्चर, मेरा जो समुचित विकास हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और जो जिस जगह पे हूँ वो सिर्फ ड्यू टू ओनली एंड ओनली नवोदय विद्यालय की देन है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लाइफ में संभव तभी हो पाया जब वो नवोदय में गए होंगे। तो ये मेरा मामला रहा है। उसके बाद नवोदय में मैं जब तक था तो मैं वहाँ का कल्चरल कैप्टन रहा, और मैं बहुत कम उम्र में ही कल्चरल कैप्टन बन गया था, क्योंकि मुझे तबला बजाना आता था, और मैं किसी चीज़ में बंक मार भी दूं लेकिन मॉर्निंग पीरियड में बंक नहीं मार सकता था, क्योंकि अब कक्षा 6 या 7वीं के रवि भूषण भारतीय से अनुरोध है कि वो मंच पे आए और प्रेयर में अपना कंट्रीब्यूट करें। मतलब तबला बजाता था मैं। सो वहाँ से चालू हुआ, फिर स्किट एंड ऑल, फिर सीनियर्स जो भी थे उनके सानिध्य में रहा, उनके गाइडेंस में रहा। फिर होते देन 10+2 के बाद जनरली जो एक मोड है, मेजर मोड जो लाइफ का है, वो 10+2, और हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास कैरियर का ऑप्शन कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ऑफिसर और बैंक कर्मी, या यूँ कह लें कि कम से कम किसी भी तरीके से कोई सरकारी नौकरी हासिल करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम लोग उस स्ट्रक्चर से आते हैं, और खास करके बिहार में तो आपको पता ही है। तो उसको उस वर्जनाओं को तोड़ना, उस रूढ़िवादी सोच को तोड़ना, और करियर को इस तरह से एक अलग फॉर्म में, वो भी एक्टिंग जो, मतलब अगर मेरे घर में तो ऐसा था कि अगर छुट्टी है, सभी घर पे इकट्ठे हुए, गर्मी की छुट्टी है, तो आसपास के लोग आते थे, क्योंकि हमारा घर जो बहुत क्रांतिकारी घर माना जाता था एजुकेशन के मामले में, और वहीं से सारी चीज़ की शुरुआत होती थी, और हवाला दिया जाता, देखो उनके घर का, उनके बच्चों को देखो कैसा, कितना अच्छा है। तो जब इंट्रोडक्शन होता था तो आसपास के लोग आते थे मिलने, तो बोलते थे भाई, पापा बोलते थे बड़ा लड़का है डॉक्टरी पढ़ रहा है, ये मेरी बेटी है BHU में एग्रीकल्चर पढ़ रही हैं, ये मेरा छोटा लड़का है अभी जो है नवोदय में पढ़ रहा है, 10+2 में है। तो बोले अरे अर्जुन जी मेरे फादर जी का नाम है। तो बोले ये मंझला लड़का क्या करता है आपका?
तो बाबूजी कहते थे कि आप ही पूछ लीजिए क्या करता है। तो बाबूजी बंगले झांकने लगते थे, तो हमें जो है प्रस्तुत कर दिया जाता था। उन लोगों के सामने पूछते थे बेटा क्या करते हो, तो अंकल थिएटर करता था। थिएटर क्या करते हो? तो मतलब कि बड़ा ही अजीब तरीके से अगर आप इसको अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑप्ट करते हैं अभिनय को या किसी भी आर्ट फॉर्म को, तो आपको बड़ा ही दोयम दर्जे का माना जाता रहा है और माना जाता था। अभी सिनेरियो हालांकि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो उन सब चीज़ों को, जैसे कि मैंने पहले भी योगेंद्र भाई को बताया कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है, आर्ट के अन्य विधाओं में अपना करियर बनाना है, तो आपको आपका जो सबसे पहला विद्रोह है वो आपके माता पिता के साथ होगा, क्योंकि वो कतई नहीं चाहेंगे कि आप इस अनिश्चितताओं से भरे हुए फील्ड में जाओ। ठीक है, बहुत ही रेयर पेरेंट हैं जो इस बात के लिए उनको परमिशन देते हैं कि वो आर्ट के फील्ड में जाएं, क्योंकि अनिश्चित वाला मामला है और होगा नहीं होगा क्या होगा, सो ये सारा मामला है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने जो है पहला विद्रोह घर से किया, अपने पेरेंट्स से किया। मैं बोला मुझे एक्टर होना है, और फिर उसके लिए पता कि ठीक है, उनका यही कहना था कि अगर एक्टर ही होना है तो एक प्रोसीजर के थ्रू होना है, ये मुंह उठा करके जुल्फी बढ़ा करके मुंबई मत भागना, एक प्रोसीजर के थ्रू जाना। तो मैंने उस प्रोसीजर के थ्रू थिएटर किया, बहुत मैंने शिद्दत के साथ थिएटर किया। देन भोपाल में आया, प्रोफेशनल थिएटर किया। बड़े बड़े जो मठाधीश लोग हैं थिएटर के, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं इंडियन थिएटर के, उनके साथ थिएटर किया। देन उसके बाद ग्रेजुएशन भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप NSD FTI इस तरह से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो उस समय उसका ग्रेजुएशन आहर्ता जो है ग्रेजुएशन स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने प्लान भी अपनी लाइफ में रखा था। हाँ, और लोगों से जो इनको ऑप्ट करना चाहते हैं आर्ट फील्ड को एज एन प्रोफेशन, उनको मैं कह दूँ कि एक प्लान भी अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ फील्ड है, तो एक प्लान भी लाइफ में ज़रूर लेके चले, एक वोकेशनल कोर्स साथ में ज़रूर करें, जिससे कि आपका बैकअप बना रहे। तो मेरा वो बैकअप था, मैंने जर्नलिज्म मास कॉम में अपना ग्रेजुएशन किया। तो बोले अगर रोजी रोटी एक्टिंग में नहीं चलेगी तो कम से कम जर्नलिस्ट तो हो जाता, कुछ लिख पढ़ लूँगा तो कम से कम घर खर्चा चल जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने मास कॉम किया ग्रेजुएशन के तौर पे, और पैरेलली मैं थिएटर करता रहा। देन 2004 में मैंने जो इंडिया का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है, इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग, जिसको कहते हैं भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, इंग्लिश में बोलते हैं उसको FTII, तो वो मैंने क्लियर किया। और इट्स अ टफ जॉब, बट इट्स नॉट टू टफ जॉब, बिकॉज अगर आपके पास हुनर है, आपका पागलपन है, जुनून है, तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया से 10 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपका भाई भी उसमें से एक रहा है। सो पास आउट होने के बाद चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। मुंबई का सफ़र, एडमिशन हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप था बॉलीवुड के लिए। तो बॉलीवुड का सफ़र आपका कब से शुरू हुआ और संघर्ष कैसा रहा, और जो ब्रेक जिसका इंतज़ार करता है हर अभिनेता, वो ब्रेक कैसे मिला और उसके बाद का सफ़र? देखो, FTI ठीक है, हर एक आदमी अपने आप को आश्वस्त करने के लिए अपना बेहतर रास्ता इख्तियार करता है। तो एक एक्टर या फिल्म विधा से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट और बेस्ट स्कूल से वो करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में FTI से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट है। तो वो कर लेने के बाद हमें लगा कि भैया यार, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, हमारे जो हैं सबाना आज़मी हमारे सीनियर हैं, नसीरुद्दीन शाह हमारे सीनियर हैं, ओमपुरी साहब हमारे सीनियर हैं, इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा साहब और विनोद खन्ना साहब, इनफैक्ट डैनी साहब, ये सब हमारे सीनियर हैं, एक्टिंग पास आउट है वहाँ से। तो हमें भी लगा कि यार अब हो गया, तब तो एक्टर बन ही गया, और क्या, अब तो हो ही जाएगा मामला। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। यहाँ तक का सफ़र मुंबई और इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना हो, ख़ास करके मेन स्ट्रीम में, तो आपको मुंबई ही रहना पड़ेगा। तो हमारे लिए मुंबई के अलावा और कोई दूसरी जगह मतलब कोई चारा था ही नहीं। तो पुणे, क्योंकि FTI पुणे में है, तो पुणे से कट्टू मुंबई। और मेरी ज़िद थी कि मैं सीरियल्स नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, जो भी करूँगा अभी तक जो भी करता आया हूँ वो बहुत स्ट्रांगली और मजबूती से करता आया हूँ। तो मैं अपने करियर का आगाज़ भी जो अच्छे प्लेटफॉर्म से और अच्छी फिल्म से करूँगा। तो इसलिए मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिलने में काफ़ी वक्त लगा है। इसको यूँ कह लें कि किस सन की बात है? मैं कह रहा हूँ, मैं FTI रहा 2004-2006 में पास आउट हुआ। और तो
उसका इंतज़ार करते करते मुझे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद मुझे पहला ब्रेक मिला। वो ब्रेक भी इतना आसान नहीं था, और उस लिहाज से पहला ब्रेक जो है मेरी जो पहली फ़िल्म है वो पान सिंह तोमर है, वो जो कि नेशनल अवार्डेड फिल्म है। इरफान साहब उसमें लीड में है, माही गिल और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर, उम्दा एक्टर्स हैं। तो जैसे मेरे लिए वैसा ही था ना कि जैसे आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते हैं और कट्टू आपको समंदर में स्विमिंग करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप स्विमर तो हो, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो टोटली डिफरेंट है। वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, क्योंकि वहाँ पानी थिरा हुआ है, सारे कुछ देख रहे हो आप, आपके साथ जो है कंपटीशन में स्विमिंग करने वाले 5-6 लोग हैं, तल दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ इंडिकेशन में यहाँ 2 फीट, 4 फीट, 8 फीट, 12 फीट, ठीक है, पानी थिरा हुआ है, कोई जलीय जीव नहीं, कोई जान का कोई ख़तरा नहीं, लाइफ गार्ड खड़ा है, लेकिन आप उस माहौल में आपने स्विमिंग सीखी है। कट्टू आप कह सकते हो हाँ मुझे स्विमिंग आती है, लेकिन आपको कट्टू मुंबई में समंदर में छोड़ दिया गया, तो उसमें कब ज्वार है, कब भाटा है, कब चीज़ें कब उलट पुलट हो जाए, कौन सा जलीय जीव है, और आपके साथ स्विमिंग करने वाले कंपटीशन में लाखों लोग हैं, तो उनको और कहाँ तक तैरना ये भी नहीं पता है। तो उसमें काम को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ था। सो मैं वेट किया, और मुझे जहाँ भी हो, जिस भी प्रदेश में हो, और आपका रुझान उस तरफ है, तो वहाँ के जो भी थिएटर ग्रुप हैं, जो भी वहाँ पे ऐसे सीनियर लोग हैं जो इस विधा से, नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं, तो उनके सानिध्य में जाएं, उनसे बातचीत करें, और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, और फिर क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के कुछ फलित होगा नहीं, तो सबसे पहला ज़रूरी है, थोड़ा सा जिरह होगा, थोड़ी सी बहस होगी, मुझे पता है इतना जल्दी नहीं मानेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके लिए जो है ना गणेश और लक्ष्मी हैं। अब जब तक वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आप फलीभूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका इस फील्ड का पूरा जुड़ाव जो है ना किस्मत, फेट से लेना देना, आशीर्वाद से लेना देना, आपके भाग्य विधाता आपकी ऑडियंस होती है। सो आपको उनको कन्विंस करें, देन एक रास्ता इख्तियार करें। इसके रिगार्डिंग अभी यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इकट्ठा कीजिए। एक्टिंग के रिगार्डिंग कौन बेहतर इंस्टीट्यूट है, किस तरह से तैयारी की जाए, क्या क्या पढ़ना लिखना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम लोग बोलते थे बचपन के, अरे पढ़े लिखे थोड़े लफाई करेगा, हीरो बनना है, इसको हीरो बन रहा है, वे हीरो है। तो ये आप गलत फहमी में हैं। हमें और भी ज़्यादा पढ़ना होता है। आप किताब पढ़ते हैं, हम इंसान पढ़ते हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम सोसाइटी पढ़ते हैं, अपने आसपास घटित होने वाले हर एक चीज़ों को पढ़ते हैं, हम सारी संवेदनाओं को पढ़ते हैं, तब जाके कुछ गढ़ते हैं। तो बहुत डीप स्टडी है, ऐसा नहीं कि इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। एक एक्टर का एक मैच्योर्ड एक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई तो है ही, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ किस तरह से एडमिशन कहाँ होता है, किस तरह से होता है। इन सब चीज़ों में अगर कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ, तो आप मुझसे बहुत ही सोशल मीडिया है जहाँ पे मैं उपलब्ध हूँ, रवि शाह के नाम से, आप वहाँ जाएं। आप सिर्फ पिंग करेंगे और बोलेंगे मैं नवोदियन हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी मैं कर सकता हूँ, जितने लिमिटेड वक्त में मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे लगता है कि आज इंटरनेट के युग में और डिजिटल इंडिया के युग में सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको बस अवेयरनेस की ज़रूरत है और अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई आए तो एक, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला योगी भाई को, कि एक प्लान बी लेके ज़रूर चलें, क्योंकि वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ फील्ड है। इसका आप ज़ीरो में भी आउट हो सकते हैं और बहुत हतोत्साहित भी हो सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल अगर कुछ नहीं काम होगा, जैसे मेरे पास नहीं था इतना सारा कुछ करने के बाद भी, तो लेकिन मैंने अपना हतोत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास मोरल बैकअप था, फैमिली बैकअप था। तो फैमिली बैकअप में ख़ास करके जो इकोनॉमिकल बैकअप है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुंबई जैसे जो है कॉस्टली सिटी में आपको सर्वाइव करना है। अगर काम नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप सोचेंगे भाई कुछ और काम कर लूँ, ये भी करूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि विशुद्ध रूप से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी में पिले पड़े, इसी में डटे पड़े हैं, तो आप उसको कैसे कम्पीट करेंगे? सो वो बैकअप भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकल बैकअप। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी डिसाइड करता है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की आप कैसे किस तरह से सर्वाइव करें। मतलब सर्वाइव करने का आपके पास प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि कब नॉमन घी होगा, कब राधा नाचेगी और कब क्या होगा आपको नहीं मालूम। ये सब आपका भाग्य विधाता कोई और होता है। आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम और पैसा और टैलेंट।